जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर। बहुत स्वागत है सर। भारत माता की। फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के नेतृत्व में आयोजित इस शिक्षा शिखर सम्मेलन एजुकेशन समिट 2026 के सीजन 8 में मैं सबसे पहले मंच पर आसीन महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। श्रीमान पवन अरोड़ा जी, सीईओ फर्स्ट इंडिया, श्री ओंकारनाथ जी तो गए नीचे, यहीं है, श्री जो भी बैठे थे, ओंकारनाथ जी चौधरी, श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत, श्री प्रदीप कुमार शर्मा जी और सीईओ विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी अल्पना कटेजा भी, हमारी कुलगुरु भी यहाँ थी अभी, और सामने विराजमान सभी विभूतियाँ, नीति निर्माता, प्रबुद्ध विचारक, मरुधरा के भविष्य को एक नई दिशा देने वाले ऊर्जावान शिक्षाविद, आज इस गुलाबी नगरी के इस ऐतिहासिक और भव्य प्रांगण में फर्स्ट इंडिया द्वारा आयोजित एजुकेशन समिट 2026 सीजन 8 में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मैं अत्यंत हर्ष और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति कर रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का वैचारिक महाकुंभ न केवल हमारे नीतिगत निर्णयों को धार देता है, बल्कि राजस्थान के युवाओं के सुनहरे भविष्य के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। इसके साथ ही मैं इस पूरे भव्य आयोजन के सूत्रधार फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजमेंट डायरेक्टर एडिटर मेरे परम मित्र श्री पवन अरोड़ा जी को, फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप की पूरी कर्मठ टीम को हृदय से उनका आभार करता हूं, धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि जिन्होंने इतनी सूक्ष्मता और भव्यता के साथ इस शिखर सम्मेलन को धरातल पर उतारने का काम किया। मैं उन सभी शिक्षाविदों को भी नमन करता हूं जिन्होंने आज के दोनों सत्रों में बहुमूल्य विचार रखने वाले सभी यहाँ पर पधारे हुए डॉक्टर संजय भियानी, साहिल चौधरी जी, पिलकवाल जी, एस पिलकवाल जी, श्री कौशल भारद्वाज जी, कैलाश राज सैनी जी, डॉक्टर आशीष जी, अनिल शर्मा जी, श्री नरेंद्र सिंह रावत जी और आप सभी के मंथन से निकलने वाला अमृत निश्चित रूप से राजस्थान की शिक्षा नीति के लिए एक मील का पत्र साबित होगा। जब मैं सम्मान्य पवन अरोड़ा जी ने मुझे इस समिट में आमंत्रित किया तो मैंने कैलेंडर पर बिना तारीख देखे मैंने साहब का प्रोग्राम है, निश्चित रूप से उस पर तो जाना ही है, लेकिन मुझे पता था कि पवन जी का आमंत्रण है तो कार्यक्रम भी एक बड़ा होगा, इसलिए देश प्रदेश के हित में ही होगा। लेकिन आज सुबह जब मैं यहाँ से आ रहा था तो थोड़ा गाड़ी में मैं लेट भी हो गया, कुछ मेरे वहाँ लोग बाग बहुत ज़्यादा आए थे, आपने मिनट टू मिनट मुझे शेड्यूल भी देखा, तो सचमुच में मैं इस सोच में पड़ गया कि इन्होंने मुझे बुलाने के लिए शॉर्ट टाइम दिया, सही समय दिया, और यानी कि मेरे हिस्से में आपने पूरा 10 मिनट दिया और मैंने इस हॉल में प्रवेश करते देखा तो पवन अरोड़ा जी से मैं बहुत पहले से ही आपसे परिचित हूं कि आपके
प्रशासनिक सेवा में रहते हुए जिस तरह से आपने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के मकान तो रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार में बनाई थे, जिसकी आज भी वो पूरी गूंज पूरे राजस्थान में है, लेकिन अब मीडिया में आकर भी आपने मंत्रियों के भाषण को भी डिजिटल स्पीड गवर्नर लगा दिया। मुझे तो मंच पर आने से पहले एक सोच में पड़ गया था कि अगर मैं राजस्थान के युवाओं की बात करते करते भावुक भी हो गया तो फिर 11वें मिनट में प्रवेश कर सकता हूं। तो फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन पर नीचे लाल पट्टी में ब्रेकिंग न्यूज चल जाएगी कि मंत्री जी ने तय समय सीमा का उल्लंघन किया। समय से 60 सेकंड आगे बढ़ गए। लेकिन मैं भविष्य की गंभीरता पर आता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राज्य सरकार ने मुझे उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी है और यह पद मेरे लिए केवल एक प्रशासन दायित्व नहीं, बल्कि ये राजस्थान के 50 लाख से अधिक उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्रों के सपनों को साकार करने का एवं उनको पवित्र संकल्प की जिम्मेदारी है। मैं आज उच्च शिक्षा अगर किसी भी समाज में विकास का इंजन होती है तो प्राथमिक शिक्षा की नींव है, तो उच्च शिक्षा उस नींव पर खड़े होने वाले उस मीनार की है, जहां से देश को वैज्ञानिक, शोधकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी, उद्यमी या राजनेता मिलते हैं। इसलिए हमारे विभाग की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। जब हमारी सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कार्यभार संभाला था, तब हमारे सामने कई चुनौतियां थी, चाहे वे विश्वविद्यालयों में खाली पड़े हुए पद हो, चाहे पुराना ढर्रा हो, या इंडस्ट्रीज और शिक्षण संस्थाओं के बीच का गैप हो। लेकिन हमने इस गंभीर कार्य योजना बनाकर इस समस्या को दूर करने का काम भी शुरू कर रहे हैं। आज भारत इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से हमारी एक सही करवट हमें दुनिया का सिरमौर बना सकती है, और वो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के सामने एक विकसित भारत 2047 का एक महान और विराट और पवित्र संकल्प हमारे सामने रखा है। यह संकल्प केवल एक राजनीतिक नारा या घोषणा नहीं है, यह भारत के 140 करोड़ नागरिकों के सामूहिक चेतना, उनकी आकांक्षाओं और उनके सामर्थ्य का एक वैश्विक रोड मैप है। जब हम 2047 में अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे, तब भारत कैसा होगा, और ये भारत, वह भारत समृद्ध होगा, वह भारत आत्मनिर्भर होगा, वह भारत सशक्त होगा, और वह दुनिया का मार्गदर्शक भी बनेगा। लेकिन इस भव्य इमारत को की जो सबसे बड़ी और सबसे गहरी, सबसे मजबूत नींव है, वो हमारी शिक्षा व्यवस्था है। मोदी जी हमेशा एक बात पर जोर देते हैं कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी होगी। इतिहास गवाह है कि अतीत में वह राष्ट्र शक्तिशाली बना है जिन्होंने हथियारों या सेना के बल पर विस्तार तो किया, लेकिन 21वीं सदी का नियम अलग है। इस सदी में वही देश दुनिया का नेतृत्व करेगा जिसके पास ज्ञान की शक्ति और इनोवेशन की शक्ति होगी और रिसर्च की ताकत होगी। इसी विजन को साकार करने के लिए वर्ष 2020 देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई। यह नीति केवल पाठ्यक्रमों में बदलाव का जरिया नहीं है, बल्कि यह हमारे बच्चों को मेकाले की है उस शिक्षा पद्धति की मानसिक बंधनों से मुक्त कराने का एक भागीरथी प्रयास है। एनईपी 2020 हमारे युवाओं को सोचना सिखाती है, प्रयोग करना सिखाती है और उसके भीतर छिपे हुए अद्वितीय कौशल को बाहर लाती है। आज राजस्थान में डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विजन को धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और पारदर्शिता से गति के साथ काम कर रही है। हमारा भी लक्ष्य है कि केवल साक्षात्कार के आंकड़ों में सुधार करना नहीं, बल्कि राजस्थान के
सुदूर गांव ढाणियों में बैठे युवाओं को वैश्विक स्तर की तकनीकी और उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना, ताकि दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपनी मेधा का लोहा मनवा सके। इसलिए आज इस समिट में के पहले बहुत ही आप लोगों ने चर्चाएं भी की है, मैंने भी बात की और लोगों के भाषण भी सुना। निश्चित रूप से आपकी सोच सकारात्मक है कि आने वाली इस समय में जो आने वाली चुनौतियां हमारे युवाओं के साथ है, उसके बारे में आप लोगों का मंथन, और अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, निश्चित रूप से वो आगे एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। मैं इस विषय को चुनने के लिए आयोजकों को बहुत बहुत इस पर बोलने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में हमारे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाओं की भूमिका पूरी तरह बदल चुकी है। वह दौर चला गया जब एक छात्र कॉलेज जाता था और 3 साल की डिग्री लेता था और फिर नौकरी की तलाश में वह भटकता था। आज हमें क्लासरूम और कैरियर के बीच की दूरी को समाप्त करना है। यदि कोई छात्र हमारे संस्थाओं से डिग्री लेकर निकल रहा हो तो उसके पास केवल कागज का एक टुकड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके पास वो रेलिवेंट स्किल होनी चाहिए जिसकी मांग आज के बाजार में। इसके साथ ही जो दूसरी बात आपने हेल्दी माइंड ब्राइट फ्यूचर, वह मेरे दिल के बहुत करीब है। आज राजस्थान में पूरे देश में कोचिंग और उच्च शिक्षा का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है, और आपने भी इस बारे में कहा, और हमने राजस्थान सरकार ने और हमारे डिपार्टमेंट ने इस कोचिंग सेंटर पे एक बिल भी लेके आए कि कहीं ना कहीं हम बच्चों को जिस तरह से वो अवसाद में आते हैं, जिस तरह से उन पे दबाव दिया जाता है, चाहे पेरेंट्स की तरफ से, चाहे संस्था की तरफ से, चाहे और कई कारण हो गए, लेकिन उन कारणों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों का सबका उसमें सुझाव लेकर आप लोगों के कि हमारे आने वाले जो भविष्य है उसके साथ कहीं कोई खिलवाड़ नहीं हो। अब आपके सामने देखो, कोटा, सीकर, जयपुर, इन शहरों में देश के कोने कोने से लाखों लोग अपनी आंखों के सुनहरे सपने लेकर आते हैं, लेकिन कई बार अंकों की दौड़ में माता पिता की अपेक्षाओं का बोझ, अकेलापन हमारे इन मासूम बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत भारी प्रभाव पड़ने लगा है। मैं इसे मंच से सभी शिक्षक और संस्थाओं, कोचिंग संचालकों और अभिभावकों से मैं बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं और आपसे अपील भी करना चाहता हूं कि कृपया बच्चों को केवल रैंक और परसेंटेज की मशीन मत समझिए। हमें एक ऐसा माहौल तैयार करना होगा जहां बच्चा बिना किसी डर या तनाव के वो सीख सके। हमारी सरकार इस दिशा में अत्यंत गंभीर है और हम कोचिंग संस्थाओं के लिए गाइडलाइन और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, सपोर्ट सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन हमें समाज और आप जैसे प्रतिष्ठित शिक्षाविदों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है। हम एक ऐसे अभूतपूर्व युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां बदलाव की गति इंसानी कल्पना से भी तेज है। आज एआई का, अभी मेरे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे, एआई का जमाना है। एआई, मशीन लर्निंग डेटा, ऑनलाइन एनालिटिक्स, रोबोटिक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकें हमारे रोजमर्रा जिंदगी का एक हिस्सा भी बन रही है। हम इंडस्ट्री 4.0 से आगे बढ़कर इंडस्ट्री 5.0 की दहलीज पर है, जहां मनुष्य और मशीन के बीच एक रचनात्मक तालमेल की बात भी हो रही है। और ऐसी तकनीकी विस्फोट के दौरे में हमारी उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को फ्यूचर रेडी होना पड़ेगा।
यदि हम आज भी 20 साल पुराना पाठ्यक्रम पढ़ते रहेंगे तो हम युवाओं के साथ न्याय भी नहीं करेंगे। हमें अपने विश्वविद्यालय को, इंजीनियरिंग कॉलेजों के सिलेबस को हर साल इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड भी करना होगा। और मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि राजस्थान विश्वविद्यालय, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर, SKIT और भिवानी ग्रुप जैसे संस्थाओं अभी आप वाले पारंपरिक लीग से हटकर काम भी कर रहे हैं। इन संस्थाओं में आपने यहाँ अत्याधुनिक लैब, AI रिसर्च सेंटर और कोडिंग हब्स स्थापित किए हैं। आज के युवाओं के लिए मेरा एक मंत्र है कि आपको नौकरी मांगने वाली कतार में खड़ा नहीं होना है, आपको उद्योगपति बनना, आपको नौकरी देने वाला बनना चाहिए, आपको स्टार्टअप शुरू करना के लिए आपको तैयार होना है, ताकि आप अपने साथ साथ 10 और युवाओं को रोजगार दे सके, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाएं इसी सोच को संबल देने के लिए है। और राजस्थान का युवा आज देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपनी धाक जमा रहा है। यहाँ उपस्थित जितने भी निजी विश्वविद्यालय के संचालक हैं, स्कूल और कोचिंग संगठनों के प्रतिनिधि हैं, मैं आपको बहुत स्पष्ट और सकारात्मक विजन देना चाहता हूँ कि अक्सर निजी क्षेत्र में ये आकांक्षा रहती है कि सरकार जब नए नियम या नीतियाँ लाती है तो कंट्रोल करने के लिए लाती है, लेकिन मैं इस मंच से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार का दृष्टिकोण नियंत्रण का नहीं बल्कि फैसिलिटेशन का है, जो निजी संस्था, शिक्षण संस्थाएं हैं हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे प्रतिद्वंदी नहीं है। हम सब एक राष्ट्र निर्माण में अपनी समान भागीदारी के लिए, जब आप आगे बढ़ेंगे तभी राजस्थान का युवा आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरी आपको सबसे बड़ी सलाह यह है कि आप सरकार के नियम, नेक ग्रेडिंग और NEP 2020 के मानकों को एक बड़ा बोझ या अड़चन मत समझना, इसे एक अवसर के रूप में स्वीकार करना। जब आप अपनी गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपग्रेड करते हैं तो आपकी विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर बढ़ती है। हमारी सरकार सिंगल विंडो सिस्टम और ई-गवर्नेंस के माध्यम से निजी संस्थाओं की कागजी अड़चनों को खत्म कर रही है। आप गुणवत्ता दीजिए, पारदर्शिता दीजिए। आपके रास्ते का हर कांटा हटाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और ये सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आपके बीच विन एंड विन साझेदारी, जहां अंतिम लाभ हमारी मृदुरा के युवाओं को देना चाहिए, वो हम सब मिलकर करें। साथियों, सरकार ने मुझे भी उच्च शिक्षा के साथ साथ परिवहन सड़क विभाग की भी जिम्मेदारी दी है। मैं कहना चाहता हूं कि जब हम व्यवस्थाओं में सुधार करते हैं, जब हम पारदर्शिता के सामने नए नियम लाते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि पुरानी व्यवस्थाएं बदलने से नुकसान होगा या चीजें ठहर जाएगी। लेकिन प्रशासनिक सुधारों और बदलावों के इस शाश्वत नियम को समझने के लिए मुझे एक मारवाड़ में एक कहावत, एक लोक कथा याद आती है कि एक बार एक पुराने गांव में, बहुत बड़ा गांव था, उसमें एक गहरा कुआं था और उस कुएं में प्यास बुझाने के लिए पहले रस्सी से पानी खींचने के लिए एक मोटी सारी वो रस्सी हुआ करती थी, वो पुरानी हो गई और धीरे धीरे वो टूट गई। तो उस रस्सी गल के टूट गई, उससे पानी खींचना न सिर्फ मुश्किल हो गया बल्कि वो असुरक्षित भी हो गया। जब गांव के एक मुखिया ने देखा कि इस पुरानी व्यवस्था से लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा और पानी मिलने में भी कोई दुर्घटना की संभावना है,
तो उन्होंने एक फैसला लिया कि इस पुरानी और जर्जर रस्सी को हटाकर एक आधुनिक मजबूत नई लाइलॉन की उन्होंने एक रस्सी लाकर और एक वो ऊपर गिरगिरी लगाते हैं लोहे की, वो लगा दी जिससे कि वो आसानी से खिंच सके। लेकिन जब ग्रामीण को पता लगा तो वो तो बहुत ज़्यादा हल्ला करने लग गया, बोले हमारी पुरानी रीति रिवाज, हमारा वो व्यवस्था थी उसको आपने बदल दिए। लेकिन जो पुरानी व्यवस्था बदल दी वह अब इस गांव का क्या होगा, उन्होंने इस तरह का कहा। तब गांव के एक बुजुर्ग मुस्कुराते हुए उसने कहा, उन युवाओं के सिर पे कंधे पे हाथ रखकर कहा कि मूर्खों जरा गौर करो, कुएं का वही तो पानी है और गांव के वही लोग हैं, गांव की प्यास भी वही है, सिर्फ पानी खींचने का जरिया और उस रस्सी को अपने बदला है। और हमारा इतिहास गवाह है कि पानी खींचने वाली रस्सियां और गिरनियां समय के साथ बदलती है, लेकिन पानी पिलाने वाला कुआं कभी बंद नहीं होता और न ही रस्सियां बदलने से कभी गांव खाली होता। इस कहानी का एक संदेश बहुत ही गहरा और सीधा है कि व्यवस्था चाहे कितनी या किसी भी प्रशासनिक ढांचे की हो या विभिन्न सार्वजनिक विभागों की हो, नियम बदलते हैं, तकनीकी बदलती है, लेकिन पारदर्शिता के लिए नए सिस्टम और नीतियां लाई जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा काम रुक जाएगा या व्यवस्था ठप हो जाएगी। बदलाव केवल इसलिए किया जाता है ताकि कुएं से निकलने वाला पानी अधिक शुद्ध, पारदर्शी और आसानी से हर नागरिक तक पहुंच सके। जो लोग लकीर के फकीर बने रहना चाहता है उन्हें को शुरुआत में असुविधा हो सकती है, लेकिन जब नई व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है तो उसका लाभ पूरे समाज को मिलता है। इसलिए उच्च शिक्षा विभाग की आज इस प्रशासनिक सुधार और शुद्धिकरण के दौर से हम लोग सब गुजर रहे हैं। हम पुरानी और जर्जर हो चुकी फाइलों के नियम, उन फाइलों को भी हम बदल रहे हैं कि उसको भी हम डिजिटल और पारदर्शी जवाबदेही सिस्टम को एक नई जो गिरनी है उसके हिसाब से हम बदल रहे हैं। इससे न तो कोई यूनिवर्सिटी खाली होगी और नहीं हमारे कॉलेज बंद होंगे, बल्कि हमारी शिक्षा के मंदिर और अधिक जीवंत होंगे, पारदर्शी और गतिशील होकर उभरेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जब ये परिवर्तन सकारात्मक इरादे से किया जाए तो ये विकास की नई इबारत भी लिखता है। हमारा विजन बहुत ही स्पष्ट है कि धन के अभाव में राजस्थान का कोई भी होनहार युवा उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस सोच को जमीन पर उतारने के लिए हमारा विभाग महत्वाकांक्षी योजनाएं भी चला रहा है, जिसका लाभ हमारे लाखों विद्यार्थी उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना इस प्रकार के अल्प आय वर्ग के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा संस्थाओं में आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना के तहत, देवनारायण छात्र स्कूटी योजना के तहत शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार हर साल प्रदेश के हजारों मेधावी छात्र छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी दे रही है। यह योजना ग्रामीण अंचलों की बेटियों के वास्तव में एक पंखों को उड़ान दे रही है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत राजस्थान के प्रतिभावान छात्रों को दुनिया के शीर्ष ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसी हमारी 150 विश्वविद्यालयों में मुफ्त पढ़ाई करने का भी अवसर मिल रहा है। इसका पूरा खर्चा ट्यूशन फीस से लेकर रहने खाने तक का राजस्थान सरकार वहन कर रही है। मुख्यमंत्री एक अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत उच्च प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के प्रतिभावान छात्रों के लिए ये योजना वरदान भी साबित हुई है। इसके तहत हमारे हजारों छात्रों को नामचीन कोचिंग संस्थाओं में निःशुल्क कोचिंग में रहने के लिए आवासीय सहायता प्रदान की जा रही है।
और इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप सहायता योजना, तकनीकी विश्वविद्यालय जैसे आरटीयू, कोटा, एमबीए जोधपुर के छात्रों को अपने स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार की ओर से 5 लाख रुपए तक की प्रारंभिक अनुदान की राशि भी, सीड ग्रांट और मेंटरशिप प्रदान की जा रही है। मंच के सामने राजस्थान के कोने कोने से आए प्रतिष्ठित संस्थाओं के कुलगुरु, निदेशक, प्रधानाचार्य बैठे हैं। मैं आप सभी से उच्च शिक्षा मंत्री होने के रूप में सीधा संवाद भी करना चाहता हूं कि शिक्षक केवल अक्षरों का ज्ञान देने वाला नहीं होता है, वह राष्ट्र के चरित्र का और उन बच्चों का चरित्र का निर्माण दाता होता है। जब कोई छात्र आपके संस्था से शिक्षा पूरी करके समाज में कदम रखे तो वह न केवल एक कुशल प्रोफेशनल हो, बल्कि उसके भीतर नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाएं, बड़ों के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति प्रेम भी कूट कूट कर भरा हुआ होना चाहिए। यदि हमारा युवा बहुत बड़ा वैज्ञानिक या इंजीनियर बन जाए, लेकिन उसके भीतर, उसके मन में अपने माता पिता, अपने समाज और अपने देश के लिए कोई संवेदना न बचे, तो वैसी शिक्षा भी अधूरी होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा वह नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में जबरन ठूंस दी जाए। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र का निर्माण हो और मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसलिए आइए हम सब मिलकर स्वामी विवेकानंद जी के इस कथन को चरितार्थ करें और राजस्थान के युवाओं को स्वावलंबन, आत्म सम्मान का मार्ग सिखाएं। अब मैं कुछ ही आप लोगों ने अभी जिन्होंने अवार्ड ली, उनको सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा कि आपने हमारे आने वाले इन भविष्य है हमारे युवा, इनके लिए बहुत अच्छे विजन लेकर और अच्छे स्टार्टअप से आपके संस्थाओं में इन बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित और बहुत आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं उन सभी राजस्थान की ओर से भी अपने व्यक्तिगत रूप से भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं एक बार फिर हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल और मेरे आदरणीय मित्र श्री पवन अरोड़ा जी और उनकी पूरी टीम, ऊर्जावान टीम को बेहद, जिस तरह से आपने एक समायोजित और शानदार शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026 जो किया है और इसको आज सफल बना रहे हो, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने शिक्षा जगत के तमाम दिग्गजों को एक मंच पर लाकर एक नीति निर्धारकों के लिए एक बेहतरीन विचार की एक भूमि तैयार की है, जहां उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों ने अपने बहुमूल्य समय में एक वक्त निकालकर अपने विचारों से इस पूरी संगोष्ठी को समृद्ध किया। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मेरी आपसे सभी से अनुरोध है कि मुझे थोड़ा जल्दी इसलिए जाऊँगा, उसके बाद में आप लोगों के यहाँ सभी के विचार भी लिए जाएंगे। उसके बाद में आपको बहुत शायद अच्छे व्यंजनों के साथ खाना भी आपको खिलाया जाएगा। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मुझे भी आपने यहाँ बुलाया, आपने मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और हम सब मिलकर, हम सबका दायित्व है कि हम जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, विजन है विकसित भारत 2047 का, इसको सफल बनाने के लिए हम सब लोगों की भागीदारी और उस भागीदारी का ही यह आज का कार्यक्रम है कि आप निश्चित रूप से उसमें सहयोग करने के लिए, आने वाले भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए जिस तरह की आज जो संगोष्ठी कर रहे हैं और जिसमें
आज जो अमृत निकलेगा वो हमारे आने वाले इन प्रदेश के युवाओं के लिए एक वरदान साबित होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।